हेलो दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आज हम कवर करेंगे। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना है उनमें बहुत तेजी से आपके पीईटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में बीपीएससी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो लास्ट मिनट रिवीजन, कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो से कर सकते हैं। पहला हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं विश्व सतत विकास लक्ष्य। आपको याद करा देना है मुझे, तो विश्व सतत विकास लक्ष्य क्यों जारी होता है? तो कुछ सतत विकास लक्ष्य बनाए गए थे जिनको 2030 तक पाना था। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एसडीजी भी कहते हैं, इनको प्राप्त करना था। तो इस दिशा में देश कैसे बढ़ रहे हैं, उनको प्राप्त करने में कितने अग्रसर हो रहे हैं, इसी आधार पर यह जारी किया जाता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो जून में जारी हुई ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत पहली बार 193 कंट्रीज में 100 के नीचे यानी कि 99वें नंबर पर आ गया है। तो याद रखेंगे, भारत 99वें नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर अन्य जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, मालदीव्स हो, सब भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। केवल पाकिस्तान भारत से खराब परफॉर्म कर रहा है। तो भारत को अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। वहीं अगर साउथ सूडान की बात देखी जाए, साउथ सूडान इस रैंकिंग में सबसे नीचे है और उसके बाद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है ना? तो ये दो कंट्री ऐसे देख लेंगे कि सबसे नीचे है। सबसे टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड या स्कैंडिनेवियाई देशों में फिनलैंड फन कर रहा है, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त कर रहा है। फिर आता है स्वीडन और फिर आता है यहाँ पर डेनमार्क। तो यहाँ पर सारा डेटा लिख दिया मैंने। एसडीआर जो है उसमें हम लोग इंडिया 99 रैंक पर है, फिनलैंड पहले नंबर पर है और 99 रैंक पाता है इंडिया। ठीक है ना, पहली बार पाया है। और साउथ सूडान जो है सबसे लास्ट है। मोटी मोटा इस रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये टॉप 3 रैंकर आते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको इसमें लिस्टिंग नहीं की गई है। कौन कौन है? तो जो ओशिनिया के कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास, जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया है, वहाँ के वानुआतू, तुवालू, टोंगा, तिमोर लिस्ते, ठीक है, और सेंट विंसेंट। अगर इनका नाम आता है तो याद रखिएगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, रैंकिंग नहीं दी गई है। 17 एसडीजी लक्ष्य कौन से हैं, सतत विकास लक्ष्य? तो पहला है गरीबी उन्मूलन, की गरीबी हटा देंगे। एक गरीबी हटाएंगे, ऐसे याद रखिए। अपने जीवन में हम लोगों को क्या क्या करना है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में याद करा दे रहा हूं कि एक गरीबी हटा देंगे एक व्यक्ति की, 2 लोगों की शून्य भूखमरी कर देंगे, यानी कि भूखमरी हटा देंगे 2 लोगों की, 3 लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए प्रॉमिस करेंगे, 4 लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिला देंगे, 5 लोगों की लैंगिक समानता ठीक कर देंगे, 6 लोगों को स्वच्छ जल पिला देंगे, 7 लोगों को सस्ती ऊर्जा देंगे, 7 सस्ती ऊर्जा, 8 घंटे का अच्छा काम करेंगे, 9 उद्योगों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 असमानताओं में कमी के लिए प्रयास करेंगे, 11 टिकाऊ और समुदाय शहर घूमेंगे, 12 जिम्मेदारी उठाएंगे, 13 जलवायु कार्यवाही करेंगे, 14 जल के नीचे जीवन यानी कि 14 मछलियां पकड़ेंगे, 15 भूमि के ऊपर पेड़ लगाएंगे, 16वां शांति के लिए प्रयास करेंगे, 17 लक्ष्य के लिए साझेदारी करेंगे। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, की किस देश में कितना बढ़िया से रहा जा सकता है, वो लिवेबिलिटी दिखाती है कि रहने योग्य शहर बनाती है। उसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे बढ़िया शहर कौन सा है? तो डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, यानी कि जैसे ही आप रशिया के पास जाएंगे और बाएं बगल देखेंगे रशिया के, जो वेस्ट रशिया देखोगे तो वहां पर स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। वहां पर आप देखोगे डेनमार्क एक कंट्री है छोटी सी, इसका जो कैपिटल है कोपेनहेगन, ये सबसे बढ़िया रहने योग्य शहर है। ठीक है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लैंगिक असमानता नहीं, कोई शिक्षा में कमी नहीं, बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये उपलब्ध कराता है अपने नागरिकों को। तो सबसे बढ़िया कौन सा शहर हो गया? हो गया कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन के बाद कौन आएगा? तो ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना एक कंट्री, वो भी बहुत खूबसूरत है, यानी कि वो भी इस तरह की सारी समानताएं देता है। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर है। और तीसरा कौन सा आएगा? तो ये स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख आएगा। ठीक है, ये 3 आ गई। तो अब नाम याद करेंगे। पहला याद कर लेंगे कोपेनहेगन, यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा याद करेंगे वियना और तीसरा याद करेंगे ज्यूरिख। फिर बात आती है सबसे खराब शहर कौन कौन से हैं रहने के लिए। यहाँ पर आप लिस्ट देखते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए। सबसे खराब कौन से है? तो अगर आप दमिश्क, सीरिया के दमिश्कस में जाओगे तो सबसे खराब है वो, दमिश्क में रहने लायक नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद सूडान में रहने लायक नहीं है, वो भी देख लीजिए। सबसे खराब है आपका सीरिया, फिर उसके बाद है त्रिपोली, लीबिया का त्रिपोली, फिर है ढाका, सूडान में गलत बता दिया था। ठीक है, क्या क्या देखते हैं, किस तरह से इसको रैंकिंग करते हैं? तो 5 श्रेणी में और 30 गुणात्मक और मात्रात्मक चीज़ देखते हैं। स्थिरता देखते हैं कि अपराध दर, आतंकवाद और नीतियों का मूल्यांकन, स्वास्थ्य देखभाल दूसरा, संस्कृति और पर्यावरण तीसरा, शिक्षा चौथा और बुनियादी ढांचा पाँचवा। ये 5 चीज़ें जो है खास इसमें देखते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स इसमें देखे जाते हैं। चलिए अगला जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है नाटो की शिखर सम्मेलन। तो पहला तो आपको याद हो गया होगा, जो मैंने SDSN वाला बताया और लिवेबिलिटी इंडेक्स बताया, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो SDSN में मैंने क्या बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेटवर्क होता है, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन नेटवर्क, सॉरी, तो उसमें जो है सबसे पहला नंबर है फिनलैंड का, ठीक है, और जो सबसे अच्छी सिटी है रहने योग्य उसमें कोपेनहेगन सबसे ऊपर था। अभी तीसरी जो इसमें न्यूज़ पढ़ रहे हैं, 34वां नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है। सबसे पहले ये याद रखना है कि चौथे नंबर का हुआ है, तो 34वां हुआ है नाटो का शिखर सम्मेलन। कहाँ हुआ है ये बहुत याद रखनी है, तो ये है नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड के हेग में हुआ है 34वां जो नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है। फुल फॉर्म नाटो को याद रख लीजिए, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब नाटो बना तो आज इसमें सबसे ज़्यादा फंड कौन करता है, तो याद रखिएगा अमेरिका करता है, लगभग 66% फंडिंग करता है, ठीक है। उसके बाद करता है फ्रांस, फिर जर्मनी और फिर धीरे धीरे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बार है जबकि नीदरलैंड के हेग में ये सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है, ये पहली बार है, ठीक ना। लिखा भी हुआ है कि ये पहला शिखर सम्मेलन जो है वो हेग में हो रहा है। 32 भागीदार देश आए थे। इसमें एक बात की गई कि हम लोग अगले 10 साल में जो रक्षा बजट है उसको 10% बढ़ा देंगे। तो अगर ये प्रश्न पूछता है कि नेक्स्ट कितने साल में नाटो या किस वर्ष तक नाटो 5% रक्षा बजट बढ़ाने का टारगेट रखा है, तो 2035 तक रखा है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर आता है कि कौन कितना पैसा इसमें फंडिंग देता है। उसके पहले हम लोग को समझ लेना है वाशिंगटन संधि। वाशिंगटन संधि क्या है? देखिए वाशिंगटन संधि के अनुसार अगर नाटो के किसी एक कंट्री पर कोई हमला करता है तो ये माना जाएगा कि संपूर्ण नाटो देशों पर हमला किया गया है, तो 32 के 32 मिल करके उसका जवाब देंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या जानना है? इसके बाद हमें ये जानना है कि वाशिंगटन के आर्टिकल 5 में ऐसा कहा गया है। फिर ये जानना है कि कौन कितना पैसा देता है। तो मैंने बताया कि अमेरिका सबसे ज़्यादा देता है, फिर देता है जर्मनी, जर्मनी के बाद ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है नाटो में, सबसे ज़्यादा सहयोग कौन करता है, तो जो है USA करता है, अमेरिका करता है, फिर करता है जर्मनी। अब आता है विश्व शांति सूचकांक। तो हम लोग पढ़ेंगे विश्व शांति सूचकांक जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो याद रखिए यहाँ पर भी पीस आ रहा है और यहाँ पर भी पीस है। तो शांति सूचकांक कौन जारी करता है? शांति सूचकांक जारी करता है जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, IEP, ये जारी करता है। फिर याद रखना है कितने देशों का हुआ, तो 163 देशों का। भारत का कौन सा रैंक है, तो 115वां रैंक है इंडिया का। और किसकी पहली रैंक है, तो ठंडे जो रहते हैं यानी कि आइसलैंड, ठंडा रहता है एकदम शांत, उसका है पहला रैंक, और आयरलैंड का है दूसरा रैंक, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग को इसमें कुछ नहीं जानना है। आइसलैंड जो है सबसे टॉप नंबर पर है, रूस सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। समाज में बचाव एवं सुरक्षा का क्या स्तर है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का क्या स्तर है, सैन्यीकरण का क्या स्तर है, यही इसमें देखा जाता है। जो टॉप के देश हैं वो कौन कौन है, तो आयरलैंड है, आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, ये टॉप के देश हैं। तो इसमें आइसलैंड का नाम याद रखना है, यार ठंडा एकदम शांत देश है, ठीक है। फिर आता है आयरलैंड और फिर आता है न्यूजीलैंड। वहीं खराब देशों में देखेंगे तो रूस का यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रहा है, तो पहले नंबर पर रूस नीचे से और दूसरे नंबर पर यूक्रेन है नीचे से। फिर आता है सूडान। भारत को 115वां रैंक प्राप्त हुआ है, लास्ट ईयर 116वां रैंक प्राप्त हुआ था। फिर आता है एक ऑपरेशन जो हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाने का चांस है। अमेरिका का एक ऑपरेशन है, नाम है मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर किसके द्वारा चलाया गया, तो अमेरिका के द्वारा। स्टेल्थ ऑपरेशन था, यानी कि छुपा हुआ सैन्य कार्यवाही था, गोपनीय सैन्य कार्यवाही था, ये याद रखना है। कहाँ पे किया गया, तो ईरान के 3 परमाणु स्थल जो हैं वहाँ पे किया गया। नाम याद रखिएगा, एक तो है नतांज, एक है फोर्दो और तीसरा यहाँ पर हम लोग को याद करना है, तो तीसरी जगह का नाम है इस्फहान, ठीक है ना। तो इस्फहान, नतांज और फोर्दो, ये अमेरिका ने फोड़ दिया नतांज इस्फहान को, ठीक है। इस तरह से याद कर लो कि अमेरिका ने स्टेल्थ ऑपरेशन किया, छुपा हुआ ऑपरेशन किया, और इन तीनों शहरों पर बेहद सुनिश्चित ढंग से स्टेल्थ युद्ध का उत्कृष्ट उदाहरण इसको बताया पेंटागन ने, ठीक है। किसके तहत किया, तो 22 जून की मध्यरात्रि को हुआ, ये भी याद रख लीजिए। 22 जून की मध्यरात्रि में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, और B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इन्होंने किया। 7 B2 जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है, इन्होंने जो है किया है, ये रात में ये किए हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो है IAEA ने 23 तारीख को इसका बात बता दिया। फिर आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये क्या देखता है? ये देखता है कि कौन सा देश किस तरीके से स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, ऊर्जा दक्ष कितना है, मतलब एनर्जी वेस्ट तो नहीं होती है वहां पे। इस तरह की कुछ चीजें जो है ये देखता है। कौन जारी करता है? WEF, सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है कि वर्ल्ड में इकोनॉमी, ऊर्जा वाली इकोनॉमी किस तरह से फोरम देख रहा है, तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक यही जारी करता है। देखना क्या है कि भारत को 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका वो यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है जो आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, और ये 71वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्या क्या दिखाता है कि कुछ रैंकिंग में भारत में गिरावट आई, जैसे सिस्टम प्रदर्शन स्कोर और संक्रमण तत्परता स्कोर में कमी आई है। टॉप कौन कौन कर रहे हैं? तो आपको पता है स्कैंडिनेवियाई देश ही टॉप कर रहे होंगे, जैसे स्वीडन टॉप कर रहा है इसमें, ठीक है ना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप कर रहा है, फिर है फिनलैंड और फिर है डेनमार्क। ठीक है, तो अभी आपने एक और इंडेक्स देखा था, उसमें आइसलैंड टॉप कर रहा था। कौन सा इंडेक्स था? तो आपने तुरंत बता दिया मुझे कि पीस इंडेक्स था। सर बिल्कुल सही है। अगर मैं पूछूं इसी तरीके से कि यार लिवेबिलिटी में कौन टॉप कर रहा है, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी, वो टॉप कर रही है, तो मैं कह दूंगा ठीक है। फिर आपसे मैं पूछूं कि तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ये तीनों को याद कर लो कि स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, फिर इसमें बाकी हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज पढ़ सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का शीर्षक क्या था, तो था फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन को या ऊर्जा संक्रमण को फॉस्टर करना, मजबूत करना। ठीक है, और आपको पता ही है कि आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की जाता है, और डब्लिन आयरलैंड स्थित एक्सचेंजर भी जो है इसको जारी करने वाली संस्था में आता है। तो ये दोनों है, एक तो WEF है और एक एक्सचेंजर है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अगली न्यूज़ है QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो QS का फुल फॉर्म क्या है कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन बस ऐसे ही मजे के लिए आपको बता दे रहा हूं, क्वार्टरली साइमंड्स करके आता है। ठीक है ना, क्वार्टरली साइमंड्स में ये देखना है कि QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग अलग जारी करता है। ये कभी सब्जेक्ट के लिए भी जारी करता है, इंस्टीट्यूट्स के लिए जारी करता है, तो यूनिवर्सिटी के लिए जारी किया। याद रखना है कि भारत में ये 2026 वाली रैंकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना 2025 वाली कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी व्यक्ति को। तो देखिए IIT दिल्ली जो है वो भारत में शीर्ष स्थान है, वर्ल्ड में 123वां है, 1 2 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, यही है आपका, नई दिल्ली को रैंकिंग मिली है वर्ल्ड में, और भारत में पहले नंबर पर है। और अगर भारत में टोटल जो है 8 नए संस्थान को शामिल किया गया है, कुल संख्या 54 है। ठीक है, अमेरिका 192, UK 90, चीन 72 के बाद चौथा प्रतिनिधि करने वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, आपको बस रैंकिंग याद करना है कि QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 150 के अंदर में कितने संस्थान है, तो 2 संस्थान है। टॉप 150 में भारत के 2 संस्थान है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, इतना याद रखना है। उसके बाद IIT मद्रास है तीसरा, 200 के अंदर में 3 संस्थान है। ठीक है, तो IIT दिल्ली 123 और 129 है IIT बॉम्बे, और IIT मद्रास है 180। तो ये 3 संस्थान को आप याद कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसके बारे में। टॉप कौन कर रहा है, तो टॉप कर रहा है यहाँ पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले नंबर पर मैंने बता दिया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT जिसको बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर इंपीरियल कॉलेज है लंदन का। इसके अलावा हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं देखना है। चलिए, वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स, अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, तो हम लोग भारत की बात सबसे पहले कर लेंगे कि एम्स जो है नई दिल्ली का, ये भारत में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, और वर्ल्ड में 97वें नंबर पर इसको रैंक किया गया है। जारी कौन करता है, तो न्यूज़ वीक और स्टैटिस्टिका। ठीक है, स्टैटिस्टिका वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल को जारी करते हैं। अगर देखा जाए कि टोटल जो है हम लोग का सबसे दुनिया में 5 अस्पताल में अगर अमेरिका का मायो क्लिनिक देखा जाए तो शीर्ष पर है। ठीक है ना, और इसके बाद आता है क्लीवलैंड, अमेरिका का ही है, टोरंटो कनाडा का, जॉन्स हॉपकिंस अमेरिका का। ये 5 है जिसमें याद रखना है मायो क्लिनिक अमेरिका की टॉप है, और एम्स दिल्ली भारत की टॉप है, 97 रैंक पर आती है। फिर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिससे प्रश्न आने की संभावना बनती है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे BPSC का हो या PET का एग्जाम दे रहे हो या फिर UPPCS का एग्जाम देने जाएंगे। रिपोर्ट है सिप्री की। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, ठीक ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट दिया है, मतलब किस देश के पास कितने परमाणु आयुध हैं। तो आपको पता है कि इसमें सबसे टॉप पर कौन चलता है, तो अमेरिका चलता है। ठीक है,
रूस चलता है, इस तरह फ्रांस चलती है, इस तरह की कंट्रीज चलती हैं, P5 चलती हैं। लेकिन भारत ने भी अपने परमाणु आयुध बढ़ा लिए हैं, ये अभी रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है। कितना हो गया है तो 2024 में टोटल परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वॉरफेयर इंडिया में 180 हो गई है, ठीक है। और जनवरी 2024 में ये 172 थी, यानी कि 8 जो परमाणु सिस्टम है वो बढ़ा ली गई है। भारत नए प्रकार के परमाणु डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहा है, जिनमें कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें शामिल हैं, ठीक है। वहीं पाकिस्तान का देखा जाए ये ससुरा कितना लिया है तो 170 जो है इसके पास भी हो गया है। वैश्विक रूप से देखा जाए तो विश्व में कुल 12,241 वॉरहेड है। अमेरिका के पास 1770 है, ठीक है, जो कि तैनात है। 1930 से संग्रहित है और रिटायर्ड है 1477। कुल 5,177 है। और रूस के पास कितना है 5,459, याद रखना है। वहीं चीन के पास 600। तो सबसे ज़्यादा रूस के पास है, सबसे ज़्यादा 5,459, ठीक है। लेकिन तैनाती के मामले में देखा जाए तो अमेरिका के पास ज़्यादा है 1770, रूस के पास केवल 1718 है, ठीक है। संग्रहित जो है वो रूस के पास ज़्यादा है। चलिए अब देखिए, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि 2010 के न्यू स्टार्ट समझौते की अवधि फरवरी 2026 में समाप्त होने के बाद कोई नया समझौता नहीं हुआ तो वॉरहेड की संख्या बढ़ सकती है। तो देखिए एक समझौता है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लीजिए कि पीईटी की परीक्षा में ही आपसे प्रश्न पूछ लिया कि न्यू स्टार्ट समझौते के अनुसार जो है न्यू स्टार्ट समझौता जो है वो कब खत्म हो रहा है या कब किया गया। तो 2010 में किया गया, फरवरी 2026 में खत्म हो रहा है। और हम लोग को कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। अब अगली न्यूज़ पर आते हैं। हमारा चैनल है द PYQ, आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करिए और आज ही सब्सक्राइब करिए। बहुत कम लोग अभी ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये चैनल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आप ही लोगों की मदद से बड़ा होगा। आप लोग जैसे सहयोग करेंगे उसी तरह से हम लोग कंटेंट डालना शुरू करेंगे। सहयोग कम करेंगे तो कम कंटेंट पड़ेगा, क्योंकि हमें भी अपनी टीम बढ़ानी है। उसके लिए हमारे पास उतने मेंबर होने चाहिए, ज्वाइंट मेंबर, कि हम लोग कुछ पेड पैसा खर्चा कर सकें। फिर आता है 51वां शिखर सम्मेलन हुआ है G7 राष्ट्रों का। बस देखना है कहाँ हुआ और कब हुआ। जून के महीने में हुआ कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। पर्वतीय पर्यटन नगर है कानानिस्किस बान्फ, यहाँ पर किया गया। कहाँ पर? कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कानानास्किस बान्फ, ठीक है, एक जगह है, ठीक। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के फलाने मोहल्ले में, ठीक है ना। इसी तरीके से कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक पर्वतीय पर्यटन नगर है कानानास्किस बान्फ, यहाँ पर आयोजित किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क कार्नी, इन्होंने इसकी मेजबानी की है। G7 का 51वां सम्मेलन था, ठीक है। विषय क्या था? समुदायों और विश्व की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, भविष्य के लिए रणनीतिक साझेदारी को सुनिश्चित करना, ये इसका जो है मेन थीम था। बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे, याद रखिएगा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी थी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा थे, यूके के कीर स्टारमर थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग पहुंचे हुए थे, ठीक है। वहीं यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी पहुंची थी और परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी पहुंची थी। उर्सुला वॉन डेर लेन का नाम याद रखिएगा, बहुत टाइम से ये यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि कर रही हैं, यानी कि अध्यक्ष है। इसके अलावा G7 के साझेदार देश के रूप में कई देशों को आमंत्रित किया था। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। पाकिस्तान वहां नहीं था, याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो कुछ मुद्दों पर बात हुई कि भाई यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल ईरान में लड़ाई चल रही है, यही सारी बात हो रही थी। संयुक्त बयान जारी किए कि इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि होगी, ठीक है भाई। अब G7 में स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है तो इजराइल के पक्ष में कर दिए। और ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख स्रोत बताया गया कि भाई ईरान जिस क्षेत्र में है वहाँ पर बहुत अस्थिरता इसने कायम की है। वहीं दूसरा कहा गया कि गाजा में तनाव कम करिए, संघर्ष विराम करिए, लेकिन सीधे युद्ध विराम की मांग नहीं की है ये लोग। पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौते में जो है एक बड़ी घोषणा हुई कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौता यहाँ पर हुआ। डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी गई और इस तरह के कई सारे काम किए गए, जैसे UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकासशील देशों के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया कि भारत देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जिम्मेदार AI का प्रयोग करने के लिए वाटर मार्किंग की गई। कभी भी यूट्यूब पे देखते होगे, इंस्टाग्राम पे देखते होगे तो लिखा रहता है कि मेड विद AI, यानी कि वाटर मार्किंग कर दी गई कि AI वीडियो है, ठीक है ना। चलिए
आ जाइए। बहुत सारी चीज़ें और हुई, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु समझौता। हाँ, ये बहुत बढ़िया है कि सम्मेलन में भारत ने दोहराया कि पेरिस समझौते के लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं भारत प्राप्त करने की कोशिश में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आगे बढ़ा रहा है। फिर प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा हुई। इसको हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, कब यात्रा की है, तो जून के महीने में की है, 15 से 19 जून तक, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, ठीक है ना। तो राजधानी पहले देख लेनी है कि साइप्रस की राजधानी क्या है, ठीक है। फिर कनाडा की राजधानी क्या है और क्रोएशिया की राजधानी क्या है। क्रोएशिया की जाग्रेब है, ठीक है। कनाडा की ओटावा है और साइप्रस की निकोसिया है। तो ये 3 राजधानी देख लेनी है, ठीक है। आपको पता ही है कि कनाडा में क्यों गए थे, तो यहाँ पर जो है कैनानेस्किस में, अल्बर्टा में, कनाडा में G7 51वां हो रहा था, तो इसलिए गए थे वहाँ पर मोदी जी। फिर जब ये साइप्रस में जाते हैं तो साइप्रस का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनको एक अवार्ड मिलता है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है निकोस क्रास्टोडोलिडेस, ठीक है। नाम कैसे याद करेंगे, तो मैंने बताया कि साइप्रस की राजधानी क्या है, तो आप लोगों ने सुना निकोसिया, ठीक है ना, निकोसिया। ओके, तो ये निकोसिया से ही इनका नाम निकोस क्रिस्टोडैलिडेस पड़ा हुआ है, तो ये याद कर लेंगे। और निकोसिया में साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिलता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद करेंगे, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, माकारियोस, ठीक है ना। तो इनको क्या मिला है, माकारियोस 3, ठीक है। तो माकारियोस 3 मिला है, हो गया। चलिए, तो ये किसके नाम पर मिलता है, जो पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम था आर्च बिशप माकारियोस 3, उन्हीं के नाम पर मिलता है। तो पहला काम तो ये हो गया हम लोग का कि इनको जो है कहाँ के लिए मिला है, तो इनको मिला है साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो। फिर कहता है NSC इंटरनेशनल एक्सचेंज, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रट एक्सचेंज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। मतलब NSC का जो इंटरनेशनल NSC एक्सचेंज है उस पर, और साइप्रस का जो साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज है CSC, इसके साथ MOU हुआ है, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे, क्रोएशिया की यात्रा पर गए, तो यहां पर इनको प्रधानमंत्री मिले आंद्रेस प्लेंकोविच। कैसे याद करेंगे, याद करना पड़ेगा, जाग्रेब आंद्रेज, जाग्रेब आंद्रेज, ऐसे याद करेंगे। जाग्रेब किसकी कैपिटल है, तो क्रोएशिया की कैपिटल है, मैंने बताया भी है, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलानोविक, याद करना पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनसे मिले, 4 समझौता किए, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्रोएशिया के जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर या किस देश के विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना की है, ठीक है। तो आप बताओगे कि जाग्रेब विश्वविद्यालय जो कि क्रोएशिया का है, वहाँ पर जो है इन्होंने हिंदी पीठ की स्थापना की है। चलिए, अब ये चीज़ याद रखनी है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हिंदी जो है ना वो बहुत फेमस है। संस्कृत और हिंदी जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी फेमस है। यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा भी था कि कह रहा है क्रोएशिया में भारतीय दर्शन और दर्शन, संस्कृति और दर्शन लोकप्रिय है, दिख रहे हैं, ठीक है। और यहीं के एक व्यक्ति हैं इवान फिलिप वेजडिन, इन्होंने 1790 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। देख रहे हैं किस तरह से फेमस है। तो याद रख लो यार, क्रोएशिया बहुत दिल के करीब है हम लोग के, ठीक है ना। क्रोएशिया में बहुत दिल के करीब है, यहीं पर जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना हुई है। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि आंद्रेज प्लेंकोविच यहाँ पर इनसे मिले थे, जो कि प्रधानमंत्री थे। फिर अगला है बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। बॉन कहाँ पर है, तो जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी का एक शहर है, ठीक है, जर्मनी का एक शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है, यानी क्लाइमेट चेंज समिट हुई है। किसके अंतर्गत हुई है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत हुआ है। 5000 से अधिक प्रतिनिधि सरकार के भाग लेते हैं इसमें, ठीक है, और मौज करते हैं केवल। बस इतना बात याद रखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी किताब में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन सारे सम्मेलन इतनी सुंदर सुंदर जगह पर होती हैं कि ये लोग केवल मौज करते हैं, खाते हैं, सोते हैं होटल में, अय्यासी एकदम एक नंबर, ठीक है। क्या है, क्या इसके तहत मध्य वर्ष की बैठक, मतलब ये सब भी करते हैं, जरूरी चीज़ें भी, जैसे एजेंडा जो है देते हैं इसको आकार, एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या बात हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या बात हुई है। यहाँ पर COP30 UN जलवायु सम्मेलन का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच ब्राज़ील के अमेजॉन क्षेत्र बेलेम शहर में प्रस्तावित है। ये बात याद रखेंगे कि COP30 कहाँ होने वाला है, तो नवंबर 2025 में ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में बेलेम शहर में होने वाला है। 3 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करता है और इसमें हम लोग को कुछ जानना नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए।
आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। जारी कौन करता है? तो जेंडर गैप जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कि जेंडर्स में कितना गैप है, यानी कि मेल फीमेल में कितना वो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, मैंने बता दिया। और 131वां स्थान प्राप्त किया है, तो काफ़ी खराब है, मतलब जेंडर बायसिंग है, जेंडर गैप है बहुत ज़्यादा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वां स्थान प्राप्त किया है भारत। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है द PYQ, आप लोग जरूर इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम लोग को जाना है डायरेक्टली, देखना है कि टॉप कौन कर रहा है। तो आइसलैंड, बिल्कुल ठंडी कंट्री, पहले तो ये लोग शांत रहते हैं, पीसफुल कंट्री है। ठीक है, और दूसरा जेंडर गैप नहीं है। ठीक है ना, यानी कि घर में झगड़ा नहीं है, सबके घर में एक एक, मतलब जेंडर गैप नहीं है, सबके घर में एक एक लड़की, ऐसे कह लो। ठीक है ना, सबको बीवी मिली हुई है, तो ठंडा है कंट्री। फिर है फिनलैंड, फिर है नॉर्वे। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये जेंडर गैप इंडेक्स में आता है। लास्ट में है पाकिस्तान, सूडान। ठीक है, पाकिस्तान घटिया देश है, उसकी घटियाई आप लोग जेंडर गैप इंडेक्स से देख सकते हैं। भारत का 131वां स्थान है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे दक्षिण एशियाई देशों में, देखेंगे तो भारत का प्रदर्शन यहाँ खराब है। मालदीव और पाकिस्तान केवल भारत से खराब है, तो भारत को ठीक करनी है चीज़ें। ठीक है ना, बांग्लादेश से कुछ सीख ले, भारत को बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए। चलिए, निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश। तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता है एक, ओके, उसको निकारागुआ ने एक्सेप्ट कर लिया है 2 जून को। WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया निकारागुआ, और 101वां देश बन गया। बस याद कर लो कि 101वां देश बन गया है। WTO का समझौता है मत्स्य पालन समझौता। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये करता क्या है? देखिए, करता ये है, इसमें बॉटम ट्रेलिंग एक टेक्निक होती है, बस आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब मछली मारी जाती है तो बॉटम ट्रेलिंग टेक्निक होती है, उसी को अवॉइड करना है इसके थ्रू। बॉटम ट्रेलिंग में क्या होता है ना, कि बिल्कुल उसके नीचे से ही, मतलब जो समुद्र है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र का ये बॉटम है, तो ऐसा जाल फेंकेंगे कि बिल्कुल बॉटम में सट के जाएगा। तो सारी मछली, सारे मतलब उसमें जो भी आपके कोरल रीफ्स होते हैं, जितनी अन्य चीज़ें होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉटम ट्रिलिंग टेक्निक थी, इसको बड़े बड़े पत्थर डाल करके जो है ख़त्म किया गया है किसी तरीके से समुद्र में, जिससे जब जाल डालते हैं तो बड़े पत्थरों में जाल फंसता है और फट जाता है। ठीक है, तो बॉटम ट्रिलिंग जो है बहुत अव्यवस्था उत्पन्न करती थी, इसलिए उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, आ जाइए, अब कह रहा है यूनेस्को द्वारा 16 नए वैश्विक भू पार्कों की घोषणा की गई है। तो कौन कौन से जियो पार्क्स हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा अभी शामिल किए गए हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। पहले तो याद रखना है 16 नए वैश्विक जियो पार्क यानी ग्लोबल जियो पार्क्स हैं, जो कि 50 देशों में अब उनकी संख्या 229 हो गई है। अब उन 16 के बारे में एक छोटी सी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देखेंगे, बस छोटी सी डिटेल जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, पहला जियो पार्क है एशिया में, जो जियो पार्क है उसमें चीन में जो शामिल किया गया है उसका नाम है कानबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। नाम क्या है? कानबुला। ठीक है, कानबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। कानबुला कहाँ का है? चीन का, चीन कानबुला। चीन में ही है यूनयांग, तो ये तो पहचान में आ जाएगा, नाम ही ऐसा है। कानबुला और यूनयांग ये चीन में है। दूसरा है उत्तरी कोरिया। तीसरा, उत्तरी कोरिया में माउंट पैक्टू। उत्तरी कोरिया में क्या है? माउंट पैक्टू। ठीक है ना, किम जोंग उन माउंट पैक्टू, ऐसे करके याद कर लो, माउंट पैक्टू है। इंडोनेशिया में क्या है? केबुमेन। केबुमेन यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क, नाम है केबुमेन, इंडोनेशिया का केबुमेन है। फिर इंडोनेशिया में ही है एक और जिसका नाम है मेरातुस। मेरातुस, ठीक है, मेरातुस से है पहले का नाता कोई, तो ये भी है इंडोनेशिया में। ठीक है ना, मेरातुस। फिर है दक्षिणी कोरिया, ये है डनयांग। डनयांग, ठीक है, दक्षिणी कोरिया में डनयांग। और वहीं उत्तरी कोरिया में जाओगे तो माउंट पैक्टू। ठीक है, दक्षिणी कोरिया में एक और है ग्योकबुंग डोंगहेआन। ठीक है, ग्योंगबुन बुक घोंघेआन, सॉरी डोंगहेआन। ठीक है, ये है। यूरोप में अगर आप जियो पार्क को लेकर के आएंगे तो इटली में है मुर्जियो पार्क। मुर्जियो पार्क नाम है इसका। फिर नॉर्वे में है फोर्ड कोस्ट। क्या नाम है? फोर्ड कोस्ट। नॉर्वे में है फोर्ड कोस्ट। फिर आता है कोस्टा क्वेब्राडा। स्पेन में है कोस्टा क्वेब्राडा। ठीक है, यूके में है एरन यूनेस्को। एरन यूनेस्को यूके में। फिर मध्य पूर्व लैटिन अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ रियाद, यह सऊदी अरेबिया में। सल्मा, ये भी है सऊदी अरेबिया में। वियतनाम में है लॉन्ग सोन। वियतनाम में क्या है? लॉन्ग सोन। इक्वाडोर में है नापो सुमाको। नापो सुमाको इक्वाडोर में है। तुंगुरा हुआ वोल्केनो। तुंगुरा हुआ वोल्केनो इक्वाडोर में, ये भी जियो पार्क्स में शामिल है। फिर
ये 2015 में शुरुआत की गई थी यूनेस्को के वैश्विक जियो पार्क की, यानी ग्लोबल जियो पार्क की, और ये सारा कुछ इंटरनेशनल जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने जियो पार्क शामिल किए गए हैं, तो 16 नए जियो पार्क शामिल किए गए हैं। ये मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स हैं, 50 देशों में संख्या हो गई है 229। ठीक है, अगला है ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट। अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा है ये ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट। कुशमैन और वेकफील्ड जारी करते हैं ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट। ठीक है, मुंबई, इसमें 97 बाज़ारों को शामिल किया गया है, वैश्विक बाज़ारों को। भारतीय शहर मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान और एशिया प्रशांत में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बस ये याद कर लो कि अभी जो भी डेटा सेंटर वाला एक आया हुआ है उसमें जो है मुंबई ने भारत से 6वां स्थान प्राप्त किया, ये याद कर लिया। ठीक ना हमने, तो वैश्विक रैंकिंग है निर्माणाधीन डेटा सेंटर की, और वर्जीनिया अमेरिका का पहले नंबर पर है। हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो पढ़नी है, तो फालतू चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स की बैठक नहीं है, ब्रिक्स के उद्योग मंत्रियों की बैठक है। ठीक है ना, मतलब इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री वाली बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है, तो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में हुई है, याद रखना है। थीम क्या था, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 9वीं ब्रिक्स की उद्योग मंत्री वाली बैठक हुई है, इतनी बात हम लोग याद कर लेंगे। इस बैठक में नए ब्रिक्स सदस्य जो थे, जैसे मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग भी भाग लिए थे। और एक घोषणा पत्र आया है, क्या डिक्लेरेशन आया है, खुले, न्याय संगत और लचीले वैश्विक आर्थिक शासन के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है, 31 जनवरी को भारत द्वारा शुरू किया गया था ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब। उसका उद्देश्य था कि भाई जो भी ब्रिक्स देश है उसमें स्टार्टअप, सीमा पार सहयोग, नवाचार, श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान किया जाए। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वियतनाम जो है ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना है। तो अगर पूछ सकता है इस तरह का प्रश्न कि ब्रिक्स का, पहले तो ये पूछ लेगा कि जो आर्थिक मंत्री हैं, मतलब कि जो उद्योग मंत्रालय वाली बैठक कहाँ हुई है ब्रिक्स की, तो ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया में हुई है, 9वीं बैठक थी। और इसमें 10वां साझेदार देश कौन आया है, तो वियतनाम जो है 2025 के जून में 10वां साझेदार देश बन गया है। चलिए, पूछ लेगा कि कौन से साझेदार देश नहीं है, तो वियतनाम, बेलारूस, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, सबके सब साझेदार हैं। चलिए, दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची आई है, तो एवीज एक्चुअली एवीज या एव्स बोलते हैं पक्षियों को, तो उसी से एवी लिस्ट जारी हुई है। ठीक है ना, याद रखिएगा 12 जून को जारी हुई है दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी लिस्ट। ओके, तो ये सूची जो है 4 वर्षों के गहन शोध और सहयोग का परिणाम है। नेतृत्व इसका कर रहा था वर्किंग ग्रुप ऑन एवियन चेकलिस्ट, नेतृत्व कर रहे थे। और आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षी विज्ञान या पक्षियों का अध्ययन, तो इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजी और नॉलॉजिकल कमेटी और क्लीमेंट जैसी सूचियों का स्थान ये ले लेगी। ठीक है, तो एवी लिस्ट याद रखिएगा। इस सूची को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन और एवी बेस जैसे प्रतिष्ठित जो भी संगठन है उन्होंने मिलकर तैयार किया है। इसको आप कहाँ देख सकते हैं, तो avlist.org से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है, एवी लिस्ट या एवियन की जो लिस्ट है उसको। ठीक है, तो इसमें बस ये चीज़ याद रखिएगा कि एवी लिस्ट जो है जारी हुई है। वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण में तेजी, तो विश्व बैंक ने क्या किया है कि अब कार्बन के मूल्य निर्धारण करने में तेजी आ गई है, ये विश्व बैंक बता रहा है कि नई रिपोर्ट इस विश्व बैंक की आई है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, कि जो भी स्टेट है, स्टेट मतलब देश भी हो सकता है, और जो ट्रेंड चल रहा है कार्बन प्राइसिंग का 2025 में, उसके नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट लाई है। इसमें ये बताते हैं कि दुनिया के अधिकांश देश अब कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र अपना रहे हैं, यानी कि कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट को अपना रहे हैं। कई तरह से वो जीडीपी को मदद करता है, प्रभावित भी करता है। ये तंत्र अब वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है। अब ये जो कार्बन वाला लेकर के आ रहे हैं ये लोग, ये 2/3 हिस्से को जीडीपी का कवर करता है, और लगभग जो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन है 28% इनकी सीमा में आ गया है। किस किस तरह से करते हैं, तो देखिए 3 प्रकार के कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहला है इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें सरकारें उत्सर्जन की एक सीमा तय करती हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए कि सरकारें किस तरह से इसको लगाती हैं। तो इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ये काम आएगा, इसीलिए इसको धीरे धीरे बता रहा हूँ। इसमें सरकारें उत्सर्जन की एक सीमा निर्धारित करती हैं, मतलब कितना इमिशन होगा। कंपनियां निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन कर यदि अतिरिक्त क्रेडिट बचा लेती हैं, जैसे सरकार ने कहा कि 300 जो है
टोटल आप इमिशन कर सकते हैं। अब इसको जिस भी टर्म्स में क्रेडिट पॉइंट दिया जाता हो, ठीक है। तो 300 क्रेडिट पॉइंट इन लोग को, मतलब टोटल वैल्यू दे दी गई, 300 में से आपको इमिशन करना है। किसी कंपनी ने 250 इमिशन किया तो 50 क्रेडिट पॉइंट उसको मिल गया, इसी को बोलते हैं क्रेडिट बच गया। तो वे अन्य कंपनियों को बेच सकती हैं। अब दूसरी कंपनी को ये बेच देंगे जिसने 300 कर लिया, इसको और करना है तो 50 और बेच देंगे कि 350 तक तुम कर लोगे। तो इसको बोलते हैं इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ETS। ये बहुत फैशन में है। दूसरा है कार्बन टैक्स। इसमें कार्बन उत्सर्जन या जीवाश्म ईंधनों की कार्बन मात्रा पर प्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है कि भाई आप इतना ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो, इससे ज़्यादा अगर करोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो कार्बन टैक्स उसको बोलते हैं। दूसरा है क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। जैसे किसी परियोजना, जैसे जंगल लगाना या लैंडफिल से मीथेन पकड़ना से प्राप्त उत्सर्जन में कमी के लिए क्रेडिट जारी किए जाते हैं कि किसी तरीके से आपने जंगल लगा दिए तो आपका कुछ क्रेडिट कम हुआ, इस तरह से मतलब कुछ क्रेडिट जारी किए जाते हैं जिन्हें कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए खरीद सकती हैं। कि अपनी जिम्मेदारी अगर, जैसे इसको कैसे समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई स्वायत्त संस्था है, उसने बहुत बड़ा एक जंगल लगा दिया, ठीक है। तो जंगल से पता चला कि ये जो जंगल है ये इतना टन CO2 को इमिशन रोकेगा या कुल मिलाकर के कार्बन क्रेडिट जो है उसको जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इमिशन को कम करेगा, तो कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहा है। अब वो कंपनियों से सीधे कहेगा कि अगर तुम्हें खरीदना है हमारा कार्बन क्रेडिट तो बताओ, मतलब पोल्यूशन जो है वो तो उतना ही होगा, लेकिन चूंकि हमने पेड़ लगा दिया है तो तुम ज़्यादा पोल्यूशन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है अपने नियोजित ETS के नए नियम तय कर रही है और ETS रेंट आधारित होगा, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं जानना है कि वर्तमान में कितने कार्बन टैक्स चल रहे हैं। तो टोटल 43 कार्बन टैक्स चल रहे हैं और 37 ETS चल रही है। ये तंत्र मिलाकर के 100 अरब से अधिक राजस्व जो है ये पैदा करते हैं, ठीक है। चलिए, इंजीनियर्ड कार्बन रिमूव, अच्छा बहुत सारी टेक्निक्स भी है, जैसे इंजीनियर्ड कार्बन रिमूवल, जैसे कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, वायुमंडल से CO2 निकाल देंगे। इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग, इसमें निवेश की गई प्रतिबद्धताएं भी देखी जाती हैं। 80 लाख टन की ही आपूर्ति होती है। हमारा चैनल आप देख रहे हैं द PYQ, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और आपको बहुत सारे PDFs और जानकारी भरी चीज़ें उस पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा स्वैच्छिक बनाम बाध्यकारी बाजार, बाध्यकारी बाजार मतलब होता है कंप्लायंस मार्केट, जैसे कि ETS, कॉर्सिया, अंतर्राष्ट्रीय विमानन और पेरिस समझौते के तहत निर्धारित राष्ट्रीय योगदान, नेशनल डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इसको कह सकते हैं। स्वैच्छिक बाजार इसी प्रकार होता है कि कुछ स्वतंत्र प्रमाणित संस्था जैसे वेरा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसके जरिए क्रेडिट खरीद के आप काम कर सकते हैं। चलिए, अगला हम लोग की जो न्यूज़ है वो है ब्राज़ील और फ्रांस की ब्लू NDC चैलेंज पहल। तो किन दो देशों की ब्लू NDC चैलेंज है? तो ब्राज़ील और फ्रांस की ब्लू NDC चैलेंज है। संयुक्त महासागर सम्मेलन हुआ जिसको UNOC3 बोला जा रहा है। इसमें ब्राज़ील और फ्रांस ने ब्लू NDC चैलेंज नामक एक वैश्विक पहल की शुरुआत की है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महासागर आधारित समाधानों को केंद्र में लाने की मांग करती है। मतलब महासागर, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो महासागर आधारित अगर कोई समाधान हो सकते हैं तो इसी को केंद्र में ला रही है इन दो देशों ने, यानी कि ब्राज़ील और जो है आपका फ्रांस ने इसको सामने लाया है ब्लू NDC चैलेंज। ब्लू NDC चैलेंज पहले देश से आग्रह करती है कि वह अपने राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञा पत्र जो होता है उनका नेशनल डिफाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उसमें महासागर केंद्रित जलवायु उपयोग को शामिल करें, कि मतलब महासागर के ऊपर केंद्रित करें कि किस तरह से ग्लेशियर मेल्टिंग इत्यादि चीज़ें हो रही हैं, तो जलवायु को हम लोग को बचाना है। इसका लक्ष्य है कि आगामी UNFCCC COP30 जो कि ब्राज़ील में होने वाला है, बेलेम में, वहाँ से पहले अधिक से अधिक देश महासागर आधारित उपायों को अपना लें। ब्राज़ील और फ्रांस के साथ इस पहल में शामिल होने वाले अन्य देश कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, केन्या है, सेशल्स है, पलाऊ है, मेक्सिको है। ध्यान से आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, फिजी मतलब एक द्वीपीय कॉन्टिनेंट ही है पूरा, फिजी ये भी डूब रहा है, फिजी भी एक द्वीपीय देश है। केन्या ये एक ऐसी कंट्री है जो द्वीप नहीं है, ठीक है। सेशल्स द्वीप है, पलाऊ द्वीप है, मेक्सिको जो है वो द्वीप नहीं है, ठीक है। तो इसमें केन्या और मेक्सिको याद करना है, ब्राज़ील याद करना है, फ्रांस याद करना है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिजी, पलाऊ और सेशल्स याद करना है। इन्होंने अपने NDC में महासागर केंद्रित जलवायु कार्यवाही से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता ले ली है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेंगे कि किसने किसने NDC वाला लिया है, तो इन्होंने ही लिया है, अर्थात ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या करेंगे? पहला, मरीन स्पेशल प्लानिंग करेंगे, एकीकृत तटीय प्रबंधन करेंगे, उसके माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी
कहीं ना कहीं संरक्षण करेंगे, समुद्री पारिस्थितिकी यानी कि मरीन जो इकोसिस्टम है उसकी पुनर्स्थापना करेंगे, ऑफशोर तेल और गैस परियोजनाओं को चरणबद्ध करेंगे इत्यादि चीज़ें। अगला है रिवाइव आवर ओशन। एक रिवाइव आवर ओशन की शुरुआत हुई है 24 अप्रैल के आसपास से। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनके नेतृत्व में समुद्र को संरक्षित करेंगे, यानी कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज MIPs को जो भी स्थानीय लोग हैं उनको संरक्षित करना और उसके सतत संरक्षण को प्रोत्साहन देना। लक्ष्य क्या है ये याद रखिएगा कि 2030 तक विश्व के कम से कम 30% महासागरों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना। इसको 30x30 बोला जा रहा है, 30x30। तो एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि 30x30 जो आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में देखा जा रहा है चर्चा में, वो क्या है। तो 30x30 क्या है कि जो भी स्थानीय लोग हैं 2030 तक 30% ओशियंस को, मरीन्स को बचाने के लिए उनको सशक्त करना। ठीक है, और ये जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा पर बेस्ड है, यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या फेडरेशन कह लीजिए इस पर। इसमें क्या है कि हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाएं जैसे बॉटम ट्रॉलिंग को समाप्त करना है। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है? वही जो जाल डाल देते हैं ज़मीन में, मैंने बताया भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको समाप्त करना इसका लक्षण है। ठीक है, इसका 30x30 टारगेट 2030 तक विश्व की 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, महासागरों का संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन का लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में विश्व के केवल 8% महासागर ही संरक्षित क्षेत्रों में है, 3% महासागर पूर्ण सुरक्षा में है। तो 30x30 लक्ष्य के तहत इसको पूरी तरह से सुरक्षित कर देंगे 30% महासागर को। अगला आता है मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो UNDP के द्वारा जारी की जाती है। इस बार जो जारी की गई उसका शीर्षक था मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं, यानी कि पीपल एंड जो भी अपॉर्चुनिटी है इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये फोकस करती है और मैटर ऑफ चॉइस करके इसकी जो रिपोर्ट का वो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको पता चल गई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। UNDP जारी करती है। 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया है भारत, तो काफ़ी खराब स्थान है। 2023 में यही प्राप्त किया था, जो 2022 की तुलना में 133वीं की तुलना में थोड़ा सा सुधार दिखाता है। चलिए अगली चीज़ इसमें क्या देखनी है? तो अगली चीज़ देखनी है कि जो टॉप कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो आइसलैंड टॉप कर रहा है। तो आइसलैंड किस में और टॉप करता था? तो ये शांति सूचकांक में भी टॉप करता था। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉर्वे। तो दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। तो यही आपको याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत 130वें नंबर पर है, आइसलैंड पहले, नॉर्वे दूसरे और स्विट्जरलैंड भी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, फिर अगर 4 चीज़ों को देखा जाए कि किन 4 चीज़ों पर आधारित होता है, तो जीवन प्रत्याशा पर आधारित होता है। ठीक है ना, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, प्रत्याशित शिक्षा अवधि यानी कि कितनी देर तक शिक्षित हो रहे हैं लोग, कितने साल तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, औसत शिक्षा अवधि, एवरेज एजुकेशन कितनी ले रहे हैं, कितनी लिटरेसी है, और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम पर ये लोग जो है फोकस करते हैं। 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है भारत में, ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि स्थिति उससे भी खराब थी। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी क्या है? तो वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। चलिए अब इसमें जो है सबसे खराब कंट्री की बात की जाए तो दक्षिणी सूडान और सोमालिया। तो हम लोग निगेटिविटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, अगली न्यूज़ देखेंगे। चलिए आयाम मैंने आपको बता दिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसी पर बेस्ड होता है ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, चलिए पवन ऊर्जा, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट की बात की जाए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल विंड रिपोर्ट। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट में कहा है कि 117 गीगावाट की वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जिससे 1136 गीगावाट जो है वर्ल्ड लेवल पर टोटल विंड एनर्जी हो गई है। सबसे आगे कौन चल रहा है? तो चीन जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर भारत, ब्राज़ील इत्यादि दिया है। अगर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए, अच्छा इसमें कह रहा है कि ऑफशोर विंड एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये भी जो है 56.3 गीगावाट है। ठीक है, अब हम लोग को देखनी है लिस्ट। अच्छा एक चीज़ और याद करना है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की स्थापना जो है वो हुई थी 2005 में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय लिस्बन, पुर्तगाल में स्थित है। ठीक है,
अगला आता है 2024 में विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट। तो सिपरी रिपोर्ट मैंने और किस पर बताई थी, तो आपको बताया था न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर, यानी कि जो भी आपके नाभिकीय जो हथियार है उनके ऊपर बताया था। अभी ये आ गया कि सेना पर खर्च कौन कौन कितना करता है। 2024 की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा 27 अप्रैल 2025 को जारी की जाती है। ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर करके रिपोर्ट है 2024 शीर्षक से जारी की गई है। खर्च के मामले में भारत में 5वां स्थान जो है भारत का आता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि भारत का 5वां स्थान है, ठीक है। अब 4 देश और कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक खर्चा करता है यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से भी देख लेंगे। सबसे अधिक खर्चा करता है अमेरिका, फिर करता है चीन, फिर करता है रूस, फिर करता है जर्मनी, फिर करता है भारत। अमेरिका कितना रुपया खर्चा करता है, तो 997 अरब डॉलर जो है खर्चा करता है, जो इसके जीडीपी के परसेंटेज में 3.4% है। भारत अपने जीडीपी का 2.3% खर्चा करता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अमेरिका जितना पैसा खर्चा करता है वो वर्ल्ड के 37% का खर्चा अकेले करता है, ठीक है। और भारत करता है 32% का खर्चा, 3.2% का खर्चा। चाइना दूसरे नंबर पर खर्च करता है सैन्य पर, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे, 5वें पर भारत है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख लिए। अगर उसके बाद देखा जाए तो 10 तक जो है फ्रांस, जापान, यूक्रेन, सऊदी अरब, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें केवल देखना था कि 5 कंट्री कौन है, तो उसका डेटा हम लोग देख चुके हैं। अगली न्यूज़ पर हम लोग डायरेक्टली चलेंगे, बिल्कुल भी समय यहाँ पर गंवाना नहीं है। बस ये याद रखना है कि सिपरी की जो रिपोर्ट आई है सैन्य खर्चे वाली, उसमें भारत 5वें नंबर पर है और पहले नंबर पर है अमेरिका। भारत खर्चा करता है अपने जीडीपी का लगभग 30%, ठीक है, 3.2%, सॉरी। आता है कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में दुनिया की सबसे ऊंची 3D प्रिंटेड इमारत। तो ये प्रश्न ये पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनी है, तो ज्यूरिख एक शहर है स्विट्जरलैंड में, वहीं पर बनी है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, समझ जाइए कि जैसे आपको एक समोसा बनाना है, ठीक है, तो जिस प्रकार आप प्रिंट करते हो ना, तो एक पेज पे प्रिंट हो जाता है। अब ऐसे समझिए कि खुली मशीन होगी, यानी कि पेज डालकर नहीं प्रिंट करना है, मशीन ऊपर से आएगी, पाउडर गिराती जाएगी। जिस प्रकार इंक पाउडर के रूप में पेज पे प्रिंट होती है, वो इंक ना ऊपर से आके गिराएगी, ठीक। तो गिराती जाएगी इंक को, और तब तक गिराती जाएगी जब तक वो समोसे का रूप ना ले ले, समझ गए, एक 3D समोसा। तो अब उसको सोच लीजिए कैसे गिराएगी। सबसे पहले एक बेस बनाएगी ऐसे तिकोना सा, और फिर इसके ऊपर ऐसे गिराती जाएगी, फिर ये ऊंचा होता जाएगा, ठीक है। और जब बिल्कुल 3D रूप ले लेगा समोसे जैसा, जैसे भी समोसा बन पाए इस तरह से, तब तक वो प्रिंटिंग करेगा। इसी को बोलते हैं 3D प्रिंटिंग, ठीक है। बिल्डिंग सब बनाई जा रही है, ट्रेन वेन मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है जापान में। तो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग बनी है ज्यूरिख में, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है 3D प्रिंटेड। कहाँ पे बनी है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, ठीक है। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जानना है, जिसका नाम है टोर अल्वा, यानी कि सफ़ेद इमारत, ठीक है। चलिए ऐसे इसको याद कर सकते हैं, टोर अल्वा को ऐसे याद कर सकते हैं। जब ये बन गया तो एक दूसरे से लोग डरने लगे, कहीं ये गिर ना जाए बिल्डिंग, इसमें रहने लायक है कि नहीं, ये बड़ी ऊंची इमारत है। तो जो बनाया था उसने कहा तोर अल्वा, ठीक है। तो तोर मतलब जो है तुम्हारा होता है रीजनल लैंग्वेज में, तो टोर अल्वा। तो उसने भी कहा नहीं, तोर अल्वा मतलब तुम रहोगे इसमें, तो इस प्रकार इसका नाम है टोर अल्वा। चलिए ज़्यादा इसमें कुछ जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है। अगला आइए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग खराब ही रहती है। इस बार 151वीं रैंकिंग पाया है भारत। 180 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है। कौन जारी करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। RSF नाम भी याद रखेंगे, एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है नॉर्वे को शीर्ष पर रखा गया है। नॉर्वे में कोई भी खबर है बाहर ही आनी है, और इरिट्रिया जो है वो अंतिम स्थान पर है। भारत भी बहुत खराब रैंक रखता है, लेकिन इस बार थोड़ी ठीक रैंक है 151वीं, ठीक है, याद रखना है 151वीं रैंक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक। तो अगर एशिया में रैंक देखिए, भारत और पड़ोसी देशों में नेपाल की 90 है, श्रीलंका की 139 है, बांग्लादेश की 149 है, भूटान जो है ख़राब रखा है, पाकिस्तान ख़राब रखा है, म्यांमार ख़राब रखा है, चीन ख़राब रखा है,
भारत की 151 है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर अच्छे देशों में देखा जाए तो नॉर्वे टॉप पर है, एस्टोनिया नीदरलैंड दूसरे तीसरे पर है। आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। सबसे निम्न स्थान कौन रखता है? तो इरिट्रिया, उत्तरी कोरिया, चीन इत्यादि। अब आता है क्लाइमेट चेंज। इसमें भी भारत की रैंक जो है खराब ही है। ये भविष्य की चिंता को दिखाता है, तो भविष्य की चिंता दिखाता था, लेकिन अभी कह रहा है कि वर्तमान वैश्विक संकट ये चीज़ बन गई है। टोटल ऐसे 64 देशों का नाम देता है कि इसमें यूरोपीय संघ भी है, जो कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI टोटल इसका नापा गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है ना, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये चीज़ नापी गई। फिर बताया गया कि 90% से अधिक जो भी GHG इमिशंस हैं यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, उसके लिए लोग उत्तरदायी हैं। 4 क्या क्या मापदंड होते हैं? तो पहला होता है GHG इमिशन कितना हो रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है इनके पास, कितना उपयोग कर रहे हैं, और जलवायु नीति बनाए हैं या नहीं। भारत की स्थिति देखेंगे तो 10वें नंबर पर है, पिछले साल तो और ख़राब स्थिति थी। अब इसका जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का, यही जान के आप सोच लीजिए कि 10वें नंबर पर इंडिया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पहले नंबर पर कोई और कंट्री है, दूसरे नंबर पर कोई और, तीसरे नंबर पर कोई कंट्री ही नहीं है टॉप 3 में। इतनी खराब स्थिति है विश्व की। चौथे नंबर पर आप आएंगे तो वो जो टॉपर है क्लास का बच्चा डेनमार्क, वही टॉप कर रहा है यहाँ भी, यानी कि डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, और फिनलैंड, यही सब तो टॉप करते हैं, यही टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, तो यही टॉप कर रहे हैं। मॉनिटर कौन है? तो मॉनिटर है आपका उधर अमेरिका है, ठीक है। अच्छा, बैड मॉनिटर कौन है? तो रशिया है, यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डेनमार्क जो है टॉप कर रहा है, चौथे नंबर पर है, लेकिन याद रखना है 5वें नंबर पर है नीदरलैंड और 6वें नंबर पर है यूके। टॉप 3 में कोई कंट्री ही नहीं है, पिछले वर्ष भी नहीं थी। भारत की रैंकिंग है 10, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत अपना 10वें नंबर पर है, ठीक है। तो थोड़ी भारत को रैंक इसमें सुधारनी होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की तो स्थिति बहुत ही खराब है। यूरोपीय संघ का अगर पूछेगा तो याद रखना 17वें नंबर पर है। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया। सीधे 12 देशों का नाम याद कर लो, क्योंकि यही प्रश्न पूछेगा आपसे डायरेक्टली कि भाई 12 देश कौन है जिन पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि वहाँ के नागरिक अमेरिका में पूर्ण रूप से आ नहीं सकते, ठीक है। पहले 5 पर लगाया था, टोटल 12 देश हो गए, 7 पर और लगा दिया, और 7 पर अन्य आंशिक प्रतिबंध भी लागू करता है। यह आदेश 9 जून से प्रभावी हो गया। तो डेट भी याद रखिए कि कब से प्रभावी हुआ है, तो 9 जून 2025 से अमेरिका 12 कंट्री के लोगों को घुसने नहीं देगा। कौन कौन सी है? तो अफगानिस्तान, चलो ठीक ही है, नहीं घुसने देगा। म्यांमार, अपने बगल वाला बेचारा, रोहिंग्या वाले सब नहीं घुसने देगा। चाड, ठीक है, चाड अफ्रीकन कंट्री नहीं घुसने देगा। कांगो गणराज्य, DRC इसको बोलते हैं, नहीं घुसने देगा। इक्वेटोरियल गिनी उसके बगल में ही है, नहीं घुसने देगा। इरिट्रिया वालों को भी नहीं घुसने देगा। हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, इनको तो आने नहीं देगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चाड है, कांगो गणराज्य है, इक्वेटोरियल गिनी है, इरिट्रिया है, हैती है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया, सूडान है, यमन है। एक दो बार और याद कर लीजिए आप, चाहे जैसे याद कर सकते हो, क्योंकि कंट्री का नाम तो पूछना ही पूछना है कि इन 12 कंट्रीज़ को, उनके नागरिकों को न वीज़ा देगा ना अपने वहाँ आने देगा। कहाँ नहीं आने देगा? अपने देश में नहीं आने देगा। अफगानिस्तान वालों को आने देगा? नहीं आने देगा। DRC वालों को आने देगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नहीं आने देगा। हैती वालों को नहीं आने देगा। यमन वालों को नहीं आने देगा, ठीक है। म्यांमार वालों को नहीं आने देगा। इक्वेटोरियल गिनी को नहीं आने देगा। इरिट्रिया को नहीं आने देगा। उसके बाद ईरान को, जो अभी लड़ाई हो रही थी, नहीं आने देगा, ठीक है। लीबिया को नहीं आने देगा। सोमालिया को नहीं, सूडान नहीं आने देगा, ठीक है। 12 कंट्रीज़ को नहीं आने देगा अपने वहाँ। उच्च जोखिम वाले राष्ट्र कहा गया है। 7 कंट्री जिनको पार्शियली प्रतिबंधित किया है, उसमें बुरुंडी है, क्यूबा है, लाओस है, सियरा लियोन है, टोगो है, तुर्कमेनिस्तान है, वेनेजुएला है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। सऊदी अरब में दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब वाले कर भी सकते हैं, इतना पैसा है, ठीक है ना। सऊदी अरब वाले क्या करेंगे? इतनी धूल धक्कड़ में आदमी को नहीं बैठाएंगे, AI को बैठा देंगे। ऐसे सोचिए, AI बैठा हुआ है, इंसानी डॉक्टर नहीं, AI बैठा है जो कि इलाज करेगा, ठीक है ना। इसका नाम है, चीन की
संघाई स्थित स्टार्टअप सीनी एआई ने सऊदी अरब के अल अहसा क्षेत्र में एक एआई क्लिनिक खोला है। यह क्लिनिक अल मूसा हेल्थ ग्रुप के साथ मिलकर के शुरू किया गया है। और इस डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर हुआ। क्या नाम है? डॉक्टर हुआ। लोग पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्लिनिक में जाके, तो ये हुआ डॉक्टर हुआ, एआई है वो डॉक्टर, ठीक है ना। ब्राज़ील की सेन्ना टावर जो है दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत, अभी बन रही है, अभी बनी नहीं है। टोटल 154 मंजिलें होंगी, ठीक है। आधा किलोमीटर लंबा बना दिए, ऊंचा, आधा किलोमीटर ऊंचा बना दिए। नाम है सेन्ना टावर, ठीक है। आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि 3D प्रिंटेड बिल्डिंग अभी मैंने बताया कहाँ बनी है, आपको बताना है कहाँ बनी है। चलिए, अगर आप सुन रहे हो तो याद रखना। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो रेस फार्मूला 1 के रेसिंग दिग्गज थे जिनका नाम था आयरटन सेन्ना, ठीक है। 509 मीटर से अधिक ऊंचाई की बनाई जाएगी। अगला है द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स आया है जो को बताएगा कि ग्लोबली जो है कितने स्टार्टअप कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कैसा इकोसिस्टम है। तो द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 के अनुसार नवाचार, प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करने के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी हो गई है। शहरों में देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, 3। सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है, फिर है न्यूयॉर्क में, फिर है लंदन में, और 10वें नंबर पर है बेंगलुरु में, जो कि भारत में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा 10वें नंबर पर जो है बेंगलुरु है, ठीक है। और भारत में समग्र देशों की अगर रैंकिंग देखी जाए तो 20वें नंबर पर वर्ल्ड में है जहाँ पर स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में 20th नंबर पर जो है इंडिया आता है। पहले नंबर पर देश कौन सा है? अमेरिका है। और पहले नंबर पर जगह कौन सी है? तो सैन फ्रांसिस्को है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वहीं के हैं, ठीक है। चलिए, तो वही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप IAS का परीक्षा तो देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। BPSC देने जा रहे हैं, UPPCS देने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में लेके चीज़ों को नहीं चलना है। केवल उतनी चीज़ें लेकर के चलनी है कि जो चीज़ें आपके दिमाग से फिसले मत, ठीक है। तो दिल्ली की बात करें तो ये 11वें स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। मुंबई 18वें स्थान पर है, ठीक है। और 10वें स्थान पर कौन था? बेंगलुरु। चलो, भारतीय स्टार्टअप की वही चीज़ें दी हुई है कि बेंगलोर 10वें नंबर पर, दिल्ली 11वें नंबर पर, मुंबई 18वें नंबर पर, हैदराबाद 70, इसी प्रकार चंडीगढ़ 257। अब आज ये कह रहा है कि 6 पूर्वी अफ्रीकी देश ने काला जार उन्मूलन के लिए समझौता किया है। कौन से 6 पूर्वी अफ्रीकी देश हैं? तो चाड है, जिबूती है, डी जिबूती लिखते हैं, इथियोपिया है, सोमालिया है, दक्षिणी सूडान है और सूडान है। ये काला अजार जिसको बोलते हैं विसरल लिशमैनिया, इसी से फैलता है। विसरल लिशमैनिया को समाप्त करने के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों में, चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान, ठीक है। WHO और अफ्रीकी संघ के सहयोग से 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अवसर पर मई 2025 में जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षरित किया गया है। यह समझौता उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों, विशेषकर कालाजार को समाप्त करने की वैश्विक पहल में एक मजबूत या महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। देखिए, कालाजार में ये लोग क्यों, पूर्वी अफ्रीका की कंट्रीज क्यों इस तरह का समझौता किए हैं? क्योंकि विश्व में कालाजार मामलों के 70% से अधिक मरीज यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य आए हैं। आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो हर दूसरे वर्ष पर 5-5 करके चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे कि बहरीन, पहले कंट्री याद कर लो, बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो रिपब्लिक यानी कि DRC, लातविया और लाइबेरिया, ठीक है ना। तो ये कोल और लोक एक तरह के होते हैं, कोल और लोक, बह, लात, लाई, ठीक ना। बहरी पूरा याद कर लो, बहरी, बहरी, कोल का लात लाई, ऐसे याद कर लो, बहरी, कोल का लात लाई, ठीक है ना। कोल एक व्यक्ति है, कोल व्यक्ति मत समझो, कोल ऐसे समझ लो, मुर्गा, मुर्गा समझ लो, मुर्गे को समझ लो कोल बोल रहे हैं, ठीक है ना। बहरी कोल का लात लाई मतलब लेग पीस, ठीक है। तो बहरीन हो गया, कोल से कोलंबिया हो गया, का हो गया कांगो रिपब्लिक, लात का हो गया लातविया और लाई का हो गया लाइबेरिया। ये 5 जो है UNSC के सिक्योरिटी काउंसिल के नए सदस्य चुने गए हैं।
अब ये 2026 से दिसंबर 2027 तक रहेंगे, याद करिएगा, जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक रहेंगे। यूएनएससी के नॉन निवासिक सदस्य जो है वो अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे, जो कि 1 दिसंबर 2025 का इनका समाप्त हो रहा है। लातविया को पहली बार यूएनएससी के सदस्य के लिए चुना गया है, जो उसकी कूटनीतिक सफलता है। अब देखिए, चुनाव का उद्देश्य क्या है कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 रोटेटिंग अस्थायी सदस्यों के क्षेत्र को चुना जाए, ठीक है ना। बस ये चीज़ याद रखनी है कि वैश्विक शांति बढ़े, जिससे सुरक्षा बढ़े, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़े चार्टर के अनुसार, ठीक है, लोगों की भागीदारी बढ़े, बहुपक्षीय कूटनीति का लाभ हो, इस प्रकार जो है चुना गया। तो मैंने क्या ट्रिक बताया याद करने का? मैंने बताया है कि बहरी कोल का लातलाई, बहरी कोल का लातलाई, यही मैंने ट्रिक बताई है। तो बहरीन हो गया, कोल से कोलंबिया हो गया, का से कांगो हो गया, लात से लातविया हो गया, लाई से लाइबेरिया हो गया। कितना आसान सुंदर चीज़ आप याद कर लेते हैं पटाख से मित्रों। अगली चीज़ हम देखेंगे मित्रों, ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बस इनका नाम याद कर लीजिए दोस्तों। ये उत्तरी कोरिया के नहीं है, क्योंकि उत्तरी कोरिया में केवल जिंग ओम कुंग किम जोंग उन ही रहते हैं। इनका नाम है ली जे म्यूंग। तो ली जे म्यूंग को इधर उधर कर दीजिए, क्योंकि ये उत्तरी कोरिया में नहीं है, तो इसलिए उत्तरी कोरिया इसको कहता है जी ले म्यूंग, ठीक ना, जी ले म्यूंग। हालांकि जी ले म्यूंग नहीं है, ली जे म्यूंग है, लेकिन इनको जी ले म्यूंग से याद कर लो, जो कि दक्षिण कोरिया में निर्वाचित हुए हैं। अब कैसे निर्वाचित हुए, कितना वोट पड़ा, ये सब कहानी पढ़ के आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। अगली न्यूज़ है एसीआई, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग को देख लेते हैं। ये चीन स्थित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी की जाती है। इसमें एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग दी जा रही है कि जैसे दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के 10 हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा उड़ानें हैं, इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फालतू सी न्यूज़ है, एक बार इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। सिर्फ 5 हवाई अड्डे जिनकी लीडरशिप रैंकिंग में जिनको शामिल किया गया है एयर कनेक्टिविटी के, उसमें दुबई हवाई अड्डा पहले नंबर पर, शंघाई पुडोंग हवाई अड्डा दूसरे नंबर पर, हमद अंतर्राष्ट्रीय दोहा कतर का तीसरे नंबर पर, इंचियोन हवाई अड्डा चौथे नंबर पर, गुआंगजो जो है वो 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। और IGIA यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैश्विक स्तर पर 153 गंतव्यों से जुड़ता है, ठीक है, जो कि भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन कर रहे हैं। अगला है कि WHO ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को स्वीकार कर लिया है। WHO ने कहा है कि ठीक है, ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी जो थी उसको हम स्वीकार करते हैं। 20 मई को ऐसा इसने किया है, झुक करके अपनी वैश्विक असेंबली में ऐसा कर लिया है कि हम लोग ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी या वैश्विक महामारी संधि को स्वीकार करते हैं। 124 देशों में से 11 ने हिस्सा नहीं लिया और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। उद्देश्य क्या है कि विश्व में महामारी की स्थिति में समानता आधारित और समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। WHO जो है एश्योर करेगा कि सबको जो है इसका लाभ मिले, जो भी अगर कोई पैंडेमिक आता है तो हम सबको एक समान दवाइयों का लाभ पहुंचाएंगे। संधि का उद्देश्य क्या है कि सभी देशों को जांच, टीके, उपचार तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन बढ़ेगा, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी, वन हेल्थ दृष्टिकोण देखा जाएगा, इत्यादि इत्यादि चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पर हम लोग। अगला है एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग। देखिए, इसको टाइम्स हायर ग्रुप जारी करता है, THE जारी करता है, ये QS नहीं है दोस्तों, ये टाइम्स हायर ग्रुप की है एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग, जिसमें अक्सर जो एक आपका चीन की यूनिवर्सिटी है, मुझे P से नाम उसका याद आता है, अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम इसमें किया हुआ है। तो पहले जानिए ISC बेंगलोर है, जो एशियाई एजुकेशन रैंकिंग या यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें, ठीक है। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे ऊपर बेंगलुरु ISC है, अन्ना विश्वविद्यालय IIT इंदौर है, ठीक है। और ग्लोबली दिया नहीं है, ग्लोबली नहीं दिया है, ठीक है ना, नहीं लिखा है। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का पहले नंबर पर आता है और पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरा। तो याद कर लीजिए, सिंघुआ और पेकिंग पहला दूसरा, ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी, तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया इनको भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये सूसा के निमंत्रण पर गई थी, जो कि पुर्तगाल में है। पुर्तगाल में वास्को डिगामा सूसा, ठीक है ना, रेबेलो डी सूसा, ये पहले तो पुर्तगाल गई थी, 50वीं वर्षगांठ थी, और दूसरा लिस्बन गई थी, जहाँ पर प्राका डी इम्पोरियो इनका स्वागत कर रहे थे, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनको स्वागत किए हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मुझे लग नहीं रही हैं कि इनके साथ हुई हैं, तो सीधे हम लोग जो है
अब अगर पूछ लेता है कि राष्ट्रपति जो मार्सेलो रेबेलो हैं उनके साथ उनके जो उसका नाम है राष्ट्रपति आवास का वो क्या है, तो पलासियो नेशिओनल डी बेलेम, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। पलासियो नेशिबोलम डी बेलेम जो है ये पुर्तगाल में, शायद लिस्बन में इसको ये बोलते हैं, ठीक है। एक फाउंडेशन का दौरा किया है इन्होंने चंपाली मॉड का, ठीक है। छोड़िए, फालतू न्यूज़ है, आते हैं हम लोग अच्छी न्यूज़ पर। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा। तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब गए थे हमारे प्रधानमंत्री, देखते हैं क्या क्या हुआ। बहुत ज़्यादा जिद्दा एयरपोर्ट पे गए, बहुत ज़्यादा इनका स्वागत हुआ, भौकाली। और भारत सऊदी अरब रणनीतिक परिषद की दूसरी बैठक जो है इन नेताओं ने की है, ठीक है। और इन्होंने कुछ नहीं किया, हाँ, $100 अरब का निवेश जो है सऊदी अरब की प्रतिबद्धता की समीक्षा। और जो भारत मध्य यूरोप पूर्वी आर्थिक गलियारा है IMEEC, उसकी दिशा में प्रगति के बारे में बात हुई है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, बस ये याद कर लो, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की है, ठीक है। दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की और विषय था इसका समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा हुई है, इसी प्रकार 7 समझौते किए गए हैं श्रीलंका में। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, त्रिंकोमाली बंदरगाह को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पे सहयोग हुआ है। त्रिंकोमाली बंदरगाह जो है वहाँ का, श्रीलंका का। हम्बन टोटा तो बेचारे ठग गए चाइना के चक्कर में, ठीक है। अब अगला आता है हम लोग का बिम्स्टेक सम्मेलन। 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है, याद रखिए, थाईलैंड में हुआ है। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है, थाईलैंड में हुआ है, अप्रैल के महीने में। प्रॉस्परस रेजिलियंस एंड ओपन बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म था। और बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज को भी अपनाया गया है, ठीक है। इसमें 21 सूत्री कार्य योजना जो है इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। क्या क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राष्ट्र को एकदम सुंदर बना देगी। याद रखना है, बोधि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। ग्लास सीलिंग इंडेक्स आया है। क्या है ग्लास सीलिंग इंडेक्स, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यानी कि IWD के अवसर पर 8 मार्च को जो है ये जारी किया गया है। ये लंदन स्थित जो द इकोनॉमिस्ट द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है ना। इसमें कहा जा रहा है कि कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा करता है, मतलब किस देश में महिलाओं का काम करना सबसे कठिन है। जापान, तुर्की, दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं सामाजिक मानदंडों और वेतन असमानता के कारण अभी भी संघर्षरत है। देखिए, फ्रांस जो है वो सर्वश्रेष्ठ देश है। फ्रांस में कोई भी महिलाओं से जो है वैमनस्यता नहीं है। अगर उनसे काम कराया जाएगा तो पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, पैसे बराबर दिए जाएंगे, इक्वली, ठीक है। और इसी के लिए ग्लास सीलिंग इंडेक्स 8 मार्च को आता है। फिर है स्पेन भी अच्छी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इस प्रकार आइसलैंड तक अच्छी कंट्री है, ठीक है ना। मतलब किस प्रकार आर्थिक परिदृश्य में महिलाएं भाग ले रही हैं, कार्यबल कैसा है, पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। चलिए, आइए, प्रधानमंत्री मोदी फिर मॉरिशस गए थे। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च था, उसी में गए थे। और यहाँ पर स्काई डाइविंग टीम के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी गई थी, ठीक है। मॉरिशस को 1968 में आज़ादी मिली थी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत हुई इनकी, ठीक है। फिर यहाँ पर महासागर की घोषणा हुई। क्या है, ग्लोबल साउथ के विकास के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है महासागर। यह क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, महासागर की घोषणा की गई है, ठीक है। फिर कहता है दूसरे चरण में 50 करोड़ मॉरिशस रुपए की नई परियोजना शुरू करने के प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री मोदी और राम गुलाम ने बहुत सारे अन्य काम भी किए, बस इतना याद रखिएगा। मॉरिशस गए थे जहाँ पर महासागर जो एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है ग्लोबल साउथ के लिए, उसके विकास पर ध्यान दिया। फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक
एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ओके, चलिए हम लोग की न्यूज़ क्या है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स मतलब किस तरह का टेररिज्म कहाँ पर है, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी की जाती है। 12वां संस्करण इसका जारी हुआ है। भारत की स्थिति आई थिंक 10वां है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। बुर्किना फासो 163 देश में पहले नंबर पर बुर्किना फासो है, भयानक आतंकवाद है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा आतंकवाद है इसमें भी। ठीक है, इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान पहली बार है, जबकि एक ही वर्ष में 1000 आतंकवादी हमले का सामना किया है बेचारा। तो पाकिस्तान यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। तहकीक तालिबान पाकिस्तान TTP पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता हुआ आतंकवादी समूह है। भारत 14वें स्थान पर है, याद रखिएगा मैं 10वां बता रहा था, भारत 14वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे आतंकवादी संगठन माना गया और साहिल क्षेत्र अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला अर्धशुष्क क्षेत्र जो है उसको आतंकवाद का केंद्र बनाया गया। 163 देशों में ये जारी किया जाता है। ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर विश्व मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक कि कितना फ्रीली आप किसी चीज़ को क्या कर पा रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं। तो अमेरिका का एक थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसी ने वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक जारी किया है। भारत को 33 देशों में 24वां स्थान प्राप्त किया है। फ्री स्पीच इंडेक्स नाम है इसका। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 में सर्वे किया गया था और रिपोर्ट बनी थी हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, इसी शीर्षक से। तो भारत का स्थान 24वां है, इतनी बात याद रखिए। ठीक है, चलिए। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट, तो हेल्दी सिटीज समिट पर एक पार्टनरशिप जो है हुई है और ये आपका ब्राज़ील के फोर्टालेजा और ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया है। तो ब्राज़ील के फोर्टालेजा, अर्जेंटीना के कार्डोबा और ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये गैर संचारी रोग NCD और चोटों की रोकथाम में उपलब्धि दर्ज कराना है। जैसे क्या क्या गैर संचारी रोग हैं, इसमें रोगों के बारे में बता दे रहे हैं। अच्छा नहीं, उसके बारे में बताया जिन्होंने प्राइज़ पाया है। ठीक है, तो एक बार रैंकिंग का नाम याद करिए। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट पेरिस में आयोजित हुई है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट, इसमें कौन कौन इनाम पाया है, तो पहला पाया है कार्डोबा। ठीक है, कार्डोबा पाया है। स्कूलों में स्वस्थ भोजन नीति लागू किया है, इसलिए पा गया है। शक्कर युक्त अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फोर्टलेजा वायु गुणवत्ता ने मतलब फोर्टलेजा जो है वहाँ पर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई है। अब शहरों में कम लागत वाले सेंसर लगाए जाएंगे जो प्रदूषकों की निगरानी कर स्वास्थ्य प्रभाव का आकलन करेंगे। और ग्रेटर मैनचेस्टर को धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया गया। पार्क वार्क धूम्रपान मुक्त है। वैश्विक खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको वेल बीइंग रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। इसमें दिखाता है कि कोई व्यक्ति कितना खुश है। ठीक है ना। अब UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के प्रमुख जो स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड है वो भी इसमें शामिल होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। हम लोग को बस मतलब है कि 0 से 10 जो इसमें रैंकिंग दी जाती है उसमें सबसे खराब 0, सबसे अच्छा 10। तो देखते हैं इंडिया की रैंकिंग, हमें तो बस रैंकिंग से मतलब है। पहले नंबर पर है फिनलैंड, फन करता है, पहले नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये खुशहाली इंडेक्स में सबसे पहले है। हमारे प्यारा भारत कहाँ पर है, भारत को देखिए, जल्दी आइए। सबसे खराब है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कोई खुश नहीं है, सियरा लियोन में नहीं खुश है। ठीक है ना, आ जाइए। 118 नंबर पर भारत है, भारत भी बहुत दुखी है भैया। 118 नंबर पर भारत है, भारत भी बहुत दुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत इस सूचकांक में 118वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दिखाता है, पहले 143 पर रहता था। ठीक है ना, फिर 143 देशों में 126वें नंबर पर था। फिर थोड़ा बहुत जो है इसकी खुशहाली सुधर गई है, लोग खुश रहना शुरू कर दिए हैं अमृतकाल में। ठीक है, तो इस कारण से इसका जो है रैंक वो सुधर रहा है। चलिए देखिए, पीछे रहने का कारण लिखा हुआ है। पीछे रहने के प्रमुख कारणों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीमित होना, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है ऐसा ये कह रहा है, लेकिन हम लोग इस रिपोर्ट को नकार देंगे, हम लोग भारत वाले नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, चलो। विश्व जल विकास रिपोर्ट कि जल का विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ पीने के लिए पानी मिल रहा है। तो जल विकास रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं। ग्लेशियर संरक्षण कह रहा है, करो ग्लेशियर संरक्षण करो, और
कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। अगला न्यूज़, संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट कब आती है? तो 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है, ये तो पूछ लेगा। 20 मार्च को मनाया जाता है स्पैरो डे, गौरैया दिवस, और 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस, ठीक है। ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसमें हिंदुकुश हिमालय में एक याला ग्लेशियर जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया, अब इसमें नाम नहीं लिखा है, ठीक है। याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। तो ग्लेशियर डे कब मनाया जाता है? हिंदुकुश क्षेत्र में 8 क्षेत्रों के नाम लिखा हुआ है, ये किया है वो किया, पता नहीं क्या क्या किया, ठीक है ना। कोलंबिया में कोने जेरस ग्लेशियर तेजी से लुप्त होकर संकट जो है दिखा रहा है, नाम है कोने जेरस ग्लेशियर। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस कंट्री के ग्लेशियर जिसका नाम है कोने जेरस ग्लेशियर, वो उस पर जो है काफ़ी संकट व्यक्त किया गया 21 मार्च को जो ग्लेशियर डे था उसमें, तो आप बता देना कोलंबिया का है, ठीक है ना। चलो, 7वीं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा आई है, 138 देशों की निगरानी की है। भारत जो है वो विश्व का 5वां प्रदूषित देश है, सबसे प्रदूषित राजधानी रखा है, और मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर भी रखा है जिसका नाम है बर्नीहाट, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ इसमें मिल जाएंगी। बर्नीहाट मेघालय, सबसे प्रदूषित शहर दुनिया के। दूसरे नंबर पर है दिल्ली, ठीक है। तीसरे नंबर पर है करांगदा जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 सबसे प्रदूषित देशों में देखेंगे तो चाड, बांग्लादेश, और 5वें नंबर पर भारत है। ये देश की बात कर रहा है, वो सिटी की बात कर रहा था। अब दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 171 देशों पर जारी हुआ था। शीर्ष प्रभावित देशों में पाकिस्तान, बेल्जियम और इटली, बेलीज और इटली है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि शीर्ष प्रभावित देश जो हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के, वो यही है। प्रधानमंत्री मोदी फिर अमेरिका गए 10-12 फरवरी को, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए गए थे। अब नहीं मान रहा है कोई कि गए थे उसी कारण से, लेकिन गए थे शायद उसी कारण से, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़े बड़े समझौते हुए वहाँ पर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि मोदी का स्वागत तो हुआ ही राष्ट्रपति भवन में, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एक बेहतरीन इंसान और बढ़िया मित्र भी कहा। लेकिन अभी जो है टैरिफ लग गया है तो दिक्कत हो रही है, थोड़ी बात कर लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा, जैसे P-81 मैरीटाइम पेट्रोल विमान के बारे में बात हुई, 2030 तक $500 अरब तक के व्यापार की बात हुई, मीगा की बात हुई, मागा की बात हुई, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो अमेरिका तो ग्रेट है ही, ठीक है, इंडिया को बनाना है ग्रेट हम लोग को। और इसके बाद भारत मध्य पूर्वी यूरोप पर बात हुई, ठीक ना, 12U2 पर बात हुई, ये सारी बातें हुई। एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, तो एक्सेस नाउ जारी करता है कि विश्व में कितना ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया, मतलब लोगों की आवाज़ दबाई गई। सबसे ऊपर इसमें जो है म्यांमार है, उसके बाद आता है भारत, ठीक है। भारत में भी बात करोगे तो कुल 84 घटनाएं हुई हैं, शटडाउन के 28%। लोकतांत्रिक देश में सर्वाधिक जो है भारत में ही है। सबसे अधिक 21 बार इंटरनेट बंद किया गया मणिपुर में, फिर आता है हरियाणा में, फिर आता है जम्मू कश्मीर में। मतलब इन तीनों जगह पर कुछ तो गड़बड़ है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मणिपुर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट डाउन किया गया, बंद किया गया। मोदी जी की यात्रा हुई है फ्रांस की, ठीक है। बेस्टील दिवस पर पहुँचे थे, बास्टील का पतन जब हुआ था तो उसी समय पहुँचे थे, ठीक है। फ्रांस यात्रा छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आएंगे। चलिए, कहाँ गए थे? तो मज़ार ग्यूज समाधि स्थल पर गए थे। फ्यूजन एनर्जी प्रौद्योगिकी के कैडेरिचे स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना भी देखने गए हुए थे। 2047 की एक स्ट्रेटेजिक फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति समीक्षा भी दोनों नेताओं ने की है। और जो है 1966 में हुए पहले सांस्कृतिक समझौते की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष, ईयर ऑफ इनोवेशन भी ये लोग जो है वो किए हैं। यहाँ पर गए थे तो AI समिट हुआ है 10 से 11 फरवरी को, यहीं पर ये गए थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है एस्टोनिया के राष्ट्रपति हो गए, कनाडा के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, ये सारे लोग शामिल हुए थे। इसमें मोदी जी ने कहा कि AI की शुरुआत के दौर में है हम लोग, यहाँ तकनीक तेज़ी से मानवता के लिए संहिताएं लिख रही हैं, तथा हमारी राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षा और समाज को आकार दे रही हैं, तो बहुत बच बचा के रहना है, कुल मिला के कहने का ये मतलब था, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखेंगे तो भारत 180वें नंबर पर, 96वें नंबर पर है 180 कंट्रीज़ में। स्कोर 38 का है, कोई मतलब नहीं है। 100 जहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ और 0 जहाँ पर भ्रष्टाचार युक्त देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे खराब देशों में देखा जाएगा दक्षिणी सूडान, सोमालिया में सबसे खराब स्थिति है। डेनमार्क, फिनलैंड में थोड़ा भी भ्रष्टाचार नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है
स्नैप इंक डिजिटल वेलबींग इंडेक्स, स्नैप इंक का डिजिटल वेलबींग इंडेक्स आया है। इसमें भारत जो है लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। जब समझ में आएगा, समय मिलेगा जब, तो आप लोग देख लीजिएगा। स्नैप इंक का वेलबींग इंडेक्स आया है। इसमें मैं आपको भारत की रैंकिंग अगर डायरेक्टली मिल जाती है तो मैं आपको बता देता कि अच्छा शीर्ष पर रहा है भारत, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग आई है, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। न्यूनतम आहार विविधता संकेतक देख लेंगे कि मिनिमम डाइट और डाइवर्सिटी, मिनिमम डाइट डाइवर्सिटी देखेंगे। शून्य भूखमरी को किस तरह से ख़त्म करता है, इस प्रकार चीज़ों को देखेंगे कि न्यूनतम आहार वैश्विक 24 घंटे की अवधि में क्या क्या खा सकते हैं। तो अनाज, सफ़ेद जड़ें, कंद खा सकते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप इसमें खा सकते हैं केला, दालें, मेवे, दूध, मसूर, अंडा, मांस, मुर्गी, हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन संयुक्त फल, ठीक है, युक्त फल और सब्जियां, अन्य सब्जियां भी खा सकते हैं। चलिए, मोदी जी कुवैत गए थे दिसंबर के महीने में, याद रखिएगा। वहाँ पर हाला मोदी एक कार्यक्रम था, उसको सम्मानित किया है, हाला मोदी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर इनको मिला है। कुवैत का जो सबसे हाईएस्ट सम्मान है, नाम है इसका ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। कुवैत का ये सम्मान है, कबीर कुवैत, कबीर कुवैत, ऐसे करके याद कर लेना। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर के राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में हुआ है, इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में, ठीक है ना। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये सिंगापुर के राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में हुआ है। इसमें जो थीम थी वो क्या थी? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, वॉयस टू द न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है। अगला है, रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची आई है। ये लिवेबिलिटी इंडेक्स से अलग है। इसमें दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन पहले नंबर पर और बैंकॉक दूसरे नंबर पर है। फालतू चीज़ें छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अगला आता है जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए सब CBD COP16 में कैली फंड लॉन्च हुआ है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा वित्त देंगे, तो कैली फंड लेकर के आए हैं 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। COP16 जो हुई थी UN की, ठीक है ना, जैव विविधता पर। UNCBD में COP16 हुई है, याद रखिएगा। इसमें जो है कैली फंड लॉन्च हुआ है, ठीक। तो COP30 से इसको मत हो करिएगा, वो UNFCCC का COP30 था 30, जो कि आपके ब्राज़ील में हुआ है। लेकिन ये था COP16 जो कि आपके इटली में हुआ है, रोम में, और कैली फंड यहीं पर आया है। इटली रोम में हुआ है, इटली कैली, ठीक है ना। अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फालतू होता है, साल में 2 बार आता है, फालतू जैसे कुछ इसमें रैंकिंग वैंकिंग नहीं देखनी है। G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के रियो डे जनरियो में नवंबर 2024 को हुआ है। आपको आंसर करना है कि 18वां कहाँ हुआ था, तो ठीक है, भारत में हुआ था, सबको पता है। 20वां कहाँ होगा, ये अगर बता दो तो जान जाए। G20 का 20वां सम्मेलन कहाँ होगा, ये आपको बताना है। अगला है ग्लोबल फायर पावर। इसको IISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी जो है निकालती है। इसमें कह रहा है कि $2.46 ट्रिलियन तक वैश्विक खर्चा जो है वो पहुंच चुका है सेनाओं की क्षमता वाला। तो फायर पावर इसको बोलते हैं। इसको जो मीना क्षेत्र है, ठीक है, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एशिया, इसमें बढ़ते सुरक्षा खतरों को देख करके देखा जा रहा है कि वैश्विक GDP का 1.9% मीना क्षेत्र में खर्चा होता है, ठीक है। टॉप कंट्री कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर भारत है। फिर आता है ब्राज़ील ओपेक प्लस समूह में तेल निर्यातक देशों में हो गया है। मतलब कुल मिलाकर अब ये जो तेल की वैल्यू होगी उसको निर्धारण में भी हाथ बटाएगा। और चूंकि ये चौथे या 5वें नंबर की एक कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा तेल जो है निकालती है, इसीलिए 30वें जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में, वहीं पर ओपेक प्लस में इसको शामिल करने की बात हुई। तो 4% तेल निकालता है, 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। तो ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हो गया है। THE की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग आई है, तो ये रेपुटेशन रैंकिंग में हार्वर्ड सबसे टॉप पर है, और हम लोग को इसमें नहीं देखना है। शक्तिशाली महिलाओं की 100 महिलाओं की सूची आई है, तो इसमें निर्मला सीतारमण जो है भारत की ओर से सबसे ऊपर है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो वॉन डेर लेन जो है, उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि यूरोपियन अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, यूरोपीय जो संघ है उसकी, वो पहले नंबर पर है, और क्रिस्टीन लगार्ड दूसरे नंबर पर। भारत की ओर से मैंने आपको बता दिया कि पहले नंबर पर है निर्मला सीतारमण, ठीक है।
जो कि वर्ल्ड में 28वें नंबर पर है। फिर उसके बाद आती हैं आपकी रोशनी लादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष है, और किरण मजूमदार शॉ आती हैं 82वें नंबर पर, बायोकॉन की मालकिन है, जो कि 1978 में फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने लगाई थी। मेटा की सबसे लंबी एक केबल है जिसका नाम है वाटर वर्थ, ठीक है। तो मेटा जो है एक केबल डाल रहा है समुद्रों के नीचे से, 7000 मीटर गहराई पर बिछाया जाएगा। 2030 तक इसके शुरू होने की संभावना है। 50,000 किलोमीटर तक इसको बिछाएंगे। यह परियोजना भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीपों को जोड़ देगी। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ इसका नाम है। 2025 में इसकी घोषणा की है। 30 से शुरू होगा, 50,000 किलोमीटर इसको AI, FAI और बहुत तेज कनेक्टिविटी देंगे। हमारा चैनल है द PYQ और आप देख रहे थे इंटरनेशनल न्यूज़। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। अच्छा, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है।